हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th का बुक फर्स्ट जो पार्टनरशिप फर्म की है उसका फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट इसमें करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट का। अब इसमें हम सबसे पहले क्या है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है इसको जानने से पहले कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे आपने लास्ट जो क्लास की है क्लास 11th उसमें इंडिविजुअल फर्म्स के यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के जो अकाउंट्स है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वो बनाना सीखे हैं। अब जब बिजनेस के एक फॉर्म था वो सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से बिजनेस का नया फॉर्म दैट इज पार्टनरशिप जो है सामने आई। अब उसमें क्या होता था, एक अकेला पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता था, कैपिटल इन्वेस्ट करता था, बिजनेस के ऑपरेशंस वही अकेला व्यक्ति करता था, रिस्क प्रॉफिट या लॉस जो भी है सब उसी का होता था, डिसीजंस उसी के होते थे। तो कुछ उसमें एडवांटेज भी थे कि जैसे डिसीजन मेकिंग में डिले नहीं होता था और सब डिसीजन जो थे वो क्विकली लिए जा सकते थे। पर कुछ लिमिटेशंस भी थी, लाइक कैपिटल जो होती है एक अकेले व्यक्ति की क्या होती है, लिमिटेड होती है। रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। मैनेजमेंट जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो एक अकेले व्यक्ति की लिमिटेड होती हैं। तो उस फॉर्म के कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से एक नया बिजनेस का फॉर्म सामने आया। इसको क्या कहते हैं हम, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं, उस बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करते हैं और उस प्रॉफिट को रेशो में कुछ भी उनकी जो पहले से डिसाइड की हुई रेशो होती है उसमें वो क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि प्रॉफिट को शेयर करते हैं। तो ये पार्टनरशिप है। क्लियर कि जिसमें मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए, टू, मोर देन टू भी हो सकता है, टू तो मिनिमम है। टू या टू से मोर देन जो पर्सन है मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कैरी ऑन करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं और प्रॉफिट को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। हमारी पार्टनरशिप क्या है, सेक्शन 4, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमारी पार्टनरशिप के ऊपर सॉरी हमारी पार्टनरशिप के ऊपर जो एक्ट चलता है दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 चलता है। तो इसके सेक्शन 4 में हमारी जो डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप की वो क्या है, रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि जितने पार्टनर्स ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया है उन सभी के द्वारा वो बिजनेस रन किया जाए या उनमें से किसी एक के द्वारा रन किया जाए, उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को वापस में क्या करते हैं, शेयर करने के लिए तैयार हुए हैं और एग्री हुए हैं। तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज नोन एज पार्टनरशिप। जो पर्सन्स हमारी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होते हैं उनको इंडिविजुअली क्या कहा जाता है, पार्टनर्स कहा जाता है, और कोलेक्टिवली उसके लिए क्या नाम होता है, फर्म होता है। क्लियर कि जो पर्सन्स हमारी पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व होते हैं इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड कोलेक्टिवली दे आर नोन एज द फर्म। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे हैं इसमें फीचर्स कि पार्टनरशिप फर्म में या पार्टनरशिप जब करते हैं पर्सन्स उसके फीचर्स क्या होते हैं। फर्स्ट जो मैंने सबसे पहले बोला है, टू और मोर पर्सन्स, कि कम से कम क्या होने चाहिए, दो पर्सन्स तो होने ही चाहिए। क्लियर है, टू और मोर पर्सन्स। दो से कम यानी कि सिंगल होगा तो वो तो किस फॉर्म में चला जाएगा, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में चला जाएगा। मिनिमम टू होने चाहिए और टू से ज्यादा पर्सन भी हो सकते हैं। अब इसमें मैक्सिमम लिमिट जो है वो बताई गई है सेक्शन 464। किसका सेक्शन है ये, सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट का, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इस सेक्शन में, इस एक्ट के सेक्शन में क्या कहा गया है, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर्ड किया गया है कि आप मैक्सिमम नंबर जो है फर्म के प्रेस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, बट मैक्सिमम लिमिट उसमें भी लगाई गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 100 से ज्यादा जो है पार्टनर्स स्पेसिफाई नहीं कर सकती।
क्लियर है कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि आप किसी भी फर्म के मैक्सिमम नंबर्स डिसाइड कर सकते हो, बट वो नंबरिंग 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। बट एट प्रेजेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किए हुए हैं मैक्सिमम नंबर, दैट इज 50। ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। ये एमसीक्यूज में आ सकता है बच्चों कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हैं वो कितने हैं, 50 हैं, या फिर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है प्रेस्क्राइब कर सकती है। ठीक है, एट प्रेजेंटली कितने किए हुए हैं, 50 है, पर उसकी जो पावर है वो 100 के बीच तक, यानी कि अप टू 100 तक वो कितने भी प्रेस्क्राइब कर सकती है। क्लियर है। सेकंड इसमें है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है बच्चों, जो पार्टनरशिप होती है वो एग्रीमेंट का ही रिजल्ट है। जब कोई दो पर्सन्स या दो से ज्यादा पर्सन्स मिलते हैं कि हम बिजनेस को रन करेंगे, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो एग्रीमेंट होता ही है कि कौन कितनी कैपिटल लेकर आएगा, कौन वर्किंग करेगा, सैलरी अगर कोई वर्किंग है तो कितनी मिलेगी, प्रॉफिट अगर होगा बिजनेस को तो कैसे शेयर किया जाएगा, बिजनेस क्या करेंगे, किस चीज का करेंगे, ठीक है ना, वो सब डिसाइड किया जाता है। तो जो बातें उनके बीच में एग्रीमेंट होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने कोई बाउंडेशन नहीं लगाई है कि एग्रीमेंट रिटन ही हो, तो पार्टनर्स की अपनी मर्जी होती है कि वो एग्रीमेंट को ओरल रख सकते हैं या एग्रीमेंट को रिटन भी रख सकते हैं। बट फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स ना हो, इसलिए जो एडवाइस दी जाती है पार्टनर्स को कि एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए। नंबर थर्ड, बिजनेस। पार्टनरशिप कब कहलाएगी, जब जो आपस में पर्सन्स मिले हैं उनका जो मेन पर्पस है वो बिजनेस को करना होना चाहिए। ठीक है, अगर वो बिजनेस करते हैं तभी वो पार्टनर कहलाएंगे, एनीवेज वो पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए दो पर्सन है, उन्होंने मिलकर कोई लैंड परचेज करी है, क्लियर, कि हमने इकट्ठे में लैंड परचेज करी, तो वो को पार्टनर्स नहीं कहला सकते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ लैंड परचेज की है, तो वो पार्टनर्स नहीं है। पार्टनर्स के लिए जरूरी होता है बिजनेस को करना। हाँ, इसी एग्जाम्पल में अगर वो लैंड खरीदते हैं मिलकर और कुछ समय के बाद प्रॉफिट लेकर उस लैंड को बेच देते हैं, क्लियर, तो वो उस केस में हम क्या कहेंगे, उनको पार्टनर्स कहेंगे। यानी कि पार्टनर्स के बीच में बिजनेस होना कंपलसरी है, बिजनेस कैरी किया जाना जरूरी है और वो बिजनेस लीगल भी होना चाहिए। क्लियर है। अब बिजनेस के बाद नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रॉफिट शेयरिंग, कि जो बिजनेस पार्टनर्स के द्वारा कैरी ऑन किया जा रहा है, जो बिजनेस वो कर रहे हैं उसका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना भी होना चाहिए। अगर उनका बिजनेस का पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4-5 लोग, जैसे आपने देखा होगा कि छबील लगती है या कोई भी रिलीजियस वर्क करते हैं लोग, तो 5-10 लोग मिलकर क्या करते हैं, उसका पूरा जिम्मेदारी उठाते हैं, तो पर उनके पीछे इंटेंशंस उनकी प्रॉफिट अर्निंग नहीं होती है, वो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, तो उस कंडीशन में उनको पार्टनर्स नहीं कहा जा सकता, वो पार्टनरशिप नहीं होती है, क्योंकि वहां मेन पर्पस प्रॉफिट शेयरिंग या प्रॉफिट अर्निंग है ही नहीं। तो पार्टनरशिप के लिए कंपलसरी है बिजनेस भी होना चाहिए, बिजनेस रन करने के बाद प्रॉफिट जो होगा उसकी प्रॉफिट शेयरिंग भी होनी चाहिए पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का क्या होता है, और ये एमसीक्यूज में जो होता है क्वेश्चन आता है, बेटा ध्यान से सुनना। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, जब पार्टनर्स के बीच में रिलेशन कौन सा होता है, म्यूचुअल एजेंसी का होता है, यानी कि वो एजेंट भी है, ठीक है, और साथ के साथ वो क्या है, प्रिंसिपल भी है। एजेंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट दोनों का होता है, यानी कि जो पार्टनर्स हैं वो प्रिंसिपल भी है, यानी कि कोई दूसरा पार्टनर अगर वर्किंग करेगा तो उससे वो लाइबल हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, और एजेंट भी है कि अगर वो कोई काम करेगा तो दूसरे जो एजेंट्स है उसको वो लाइबल कर देगा, बाउंड कर देगा। क्लियर है। तो म्यूचुअल एजेंसी का जो रिलेशन है वो पार्टनर्स में होता है, यानी कि प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का। नेक्स्ट है इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। क्लियर, कि ऐसा नहीं है कि पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम सपोज 10 लाख की कैपिटल लगाई तो उनकी लायबिलिटी 10 लाख तक है, कि अगर फर्म लॉस में चल जाएगी तो सिर्फ 10 लाख का नुकसान होगा, नहीं। पार्टनरशिप फर्म में जो लायबिलिटी होती है लोगों की वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, यानी कि फर्म के जो अगर बंद होने हो जाती है, किसी वजह से लॉस में चली जाती है, तो पार्टनर्स को अपनी जो प्राइवेट एसेट्स है उसको सेल कर कर भी
पार्टनरशिप फर्म के जो भी डेप्ट हैं वो चुकाने होते हैं। क्लियर? तो उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, ठीक है, एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में होता है, जब वो रिटर्न होता है, जिस डॉक्यूमेंट में वो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, तो वो रिटर्न एग्रीमेंट ही हमारा क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड कहलाता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रिटर्न में रखना कंपलसरी नहीं है, बट डिस्प्यूट ना हो इसलिए पार्टनर्स क्या करते हैं? एग्रीमेंट को रिटर्न में रखते हैं और उसी डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। अब जब पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है तो उसके अंदर क्या क्या लिखा जाता है? कुछ बातें होती हैं जो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती हैं। दिस वन इज, चलिए पढ़ते हैं वन बाय वन। कंटेंट्स हैं और पार्टनरशिप डीड। क्या लिखा जाएगा? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, कि फर्म का नाम क्या होगा जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, एड्रेस क्या होगा, मेन बिजनेस वो किस चीज का बिजनेस करेंगे, पार्टनर्स के नाम और एड्रेस, ठीक है, अमाउंट कैपिटल का, हर पार्टनर कितनी कंट्रीब्यूट करेगा, फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा, पार्टनरशिप किस डेट को स्टार्ट होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा पार्टनर्स के बीच में, रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कैसे ओपन होगा, किस बैंक में होगा, चेक इशू होंगे तो कौन कर सकता है, साइन कौन कर सकता है, ये सब बातें इसमें लिखी जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा या नहीं होगा, होगा तो कितने परसेंट से होगा, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ऑडिटर्स अगर अपॉइंट करना है तो उसका मोड क्या होगा, कैसे अपॉइंट किया जाएगा, सैलरी या कमीशन या कोई भी अमाउंट अगर पार्टनर्स को पे करना है उसकी वर्किंग के बदले में तो वो कितना होगा, हर पार्टनर्स की राइट्स क्या होंगी, ड्यूटीज क्या होंगी, लाइबिलिटीज क्या होंगी। क्लियर? ये सब मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उसको सेटल कैसे किया जाएगा, और एडमिशन अगर करना है नए पार्टनर का, रिटायरमेंट हो रही है किसी पार्टनर की या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशंस में, उस केस में कैसे रूल्स फॉलो किए जाएंगे, कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे, ठीक है ना। और ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ यही कंटेंट जो है जो पार्टनरशिप डीड में लिखे जाएं, ठीक है। आप जब पार्टनर्स हैं, वो अपनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना रहे हैं तो उनको जहां जहां लगता है, जिस कंटेक्स्ट में लगता है कि यहाँ डिस्प्यूट हो सकते हैं और हमें ये पार्टनरशिप डीड में लिखना है तो वो लिख सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि ये लिखे जाने चाहिए। इसके अलावा भी जो उनको लगता है कि इस मैटर पे डिस्प्यूट हो सकते हैं, वो मैटर हमने डीड में लिखने हैं तो वो लिख सकते हैं। अब मान लीजिए डीड में उन्होंने कुछ बातें नहीं लिखी, वो भूल गए या उनको लगा कि इस पे हमारा क्या है, प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होगी, डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, तो वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और बाद में अगर उन्हीं के ऊपर डिस्प्यूट हो जाए तो क्या होगा कि पार्टनरशिप डीड में मान लीजिए सैलरी नहीं लिखी इसमें इन्होंने, कि किसी पार्टनर को अगर कोई वर्किंग होता है वो काम करेगा तो हम उसको कितनी सैलरी देंगे। अब सैलरी डीड में नहीं लिखी, अब मान लीजिए 4 पार्टनर थे, 4 में से एक वर्किंग करता है बिजनेस में, 3 बाकी अपना अपना काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। अब वो जो वर्किंग है वो बोलता है कि मुझे तो सैलरी चाहिए क्योंकि आप तीनों तो अपना कोई और काम कर रहे हो और मैं इस पार्टनरशिप फर्म में आकर बिजनेस रन कर रहा हूँ तो मुझे सैलरी चाहिए। अब पार्टनरशिप डीड में सैलरी के लिए बोला ही नहीं गया कि अगर कोई वर्किंग पार्टनर होगा तो उसको सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो तब क्या होगा, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तब हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। अब वो रूल्स क्या हैं, किस केस में रूल्स एप्लीकेबल होते हैं हमारे पार्टनरशिप एक्ट के, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर मान लीजिए पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या रूल होते हैं जो एक्ट के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल हो जाते हैं। फर्स्ट हमारा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या रूल है, अगर डीड में लिखा हुआ है फिर तो डीड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयर होगा, क्लियर, जितना भी उसमें रेशो होगी वो शेयर हो जाएगा। बट अगर डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो स्पेसिफाई नहीं की गई है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो इक्वल होगी। क्लियर है, 2 पार्टनर होंगे तो 50-50% ले लेंगे, 3 होंगे उसके अकॉर्डिंग इक्वल बटेगा, 4 होंगे तो उसके अकॉर्डिंग इक्वल बटेगा, यानी कि प्रॉफिट जो है वो इक्वल होगा। कैपिटल किसी ने कितने भी इन्वेस्ट की हो, कैपिटल से कुछ भी लेना देना नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग का, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहती है, इक्वल रहती है। उसके बाद है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड में
इंटरेस्ट रेट के बारे में नहीं बताया गया है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, तो एक्ट ये कहता है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। ठीक है, किसी भी परसेंट से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देना है। और अगर डीड में बोला गया है, सपोज डीड में बोला गया है कि आपने 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट अगर फर्म में प्रॉफिट होते हैं तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है। अगर फर्म में प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड में नहीं बोला गया तो देना ही नहीं है। अगर बोला गया है तब भी हम कब तक दे सकते हैं, जब तक सिर्फ हमारे पास प्रॉफिट है। अगर किसी साल हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं बोला तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट के बारे में अगर डीड में कुछ नहीं कहा गया तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है 6% पर एनएम के रेट से आपने इंटरेस्ट पार्टनर को पे करना है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका सैलरी, कमीशन, किसी भी चीज के लिए अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, नहीं बताएगी तो और पार्टनर्स डिमांड कर रहे हैं कि हमें इतनी सैलरी दीजिए, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, नो सैलरी गिवन टू द पार्टनर्स। तो ये आपके रूल हैं जब हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है या हमने रिटर्न पार्टनरशिप बनाई ही नहीं है, ओरली किया तो उन्होंने डिसाइड, और डिस्प्यूट हो जाते हैं और वो लॉ में चले जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं। ठीक है, तो फिर लॉ क्या कहते हैं उनको, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सिर्फ आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगी इक्वल। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो उसके ऊपर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। इसको छोड़कर आपको ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देनी है, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को है, ना कोई सैलरी ही पार्टनर को देनी है। आई थिंक क्लियर है ये रूल। अब इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स एक इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स को यूज करता है और कोई प्रॉफिट अर्न करता है तो प्रॉफिट उसे पार्टनरशिप फर्म को देना होगा। सेकंड, अगर पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म के कंपटीशन में कोई बिजनेस चला रहा है तो उस फर्म से होने वाला जो भी प्रॉफिट होगा वो भी उसको पार्टनरशिप फर्म को देना होगा। आई होप आज का जो कंटेंट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।